रेलवे का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है रिगार्डिंग हाई स्पीड ट्रेन, वो है वंदे भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के साथ ही उन्होंने हाई स्पीड ट्रेनों पे सोचना और अमल करना शुरू किया। इसके तहत उन्होंने बुलेट ट्रेन की भी जो परिकल्पना की, अब लगभग वो भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन की बात हुई, उसमें आईसीएफ चेन्नई के सौजन्य से ये वंदे भारत का इंट्रोडक्शन हुआ। और आप जानते हैं कि आज लगभग हर सिटीज को जोड़ने का बेड़ा उठा रखा है ये वंदे भारत। वंदे भारत का जो वर्किंग है, जो इसकी पंक्चुअलिटी है, वो भी बेमिसाल है। और आज हम लोग इसी मैटर पे कुछ टॉपिक्स की डिस्कस करेंगे। तो रुकिए, मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको ये क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। प्रेजेंटेशन सबको दिख रहा है? जी सर। जी यस सर। ये वंदे भारत ट्रेन, इसमें जो पुराने लगभग 70 सालों से जो वर्किंग रही रेलवे की, वो यही सिस्टम रहा कि लोको हॉल्ड रेक रहा। मीन्स 16 या 20 गाड़ियों के रेक को एक सिंगल लोको हॉल करता रहा। ये रेलवे के इंट्रोडक्शन के बाद अब तक, मतलब बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द वंदे भारत, ये सिस्टम चलता रहा। देखिए, पुराने सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या रहे। सबसे पहली बात कि ये एक पूरा लोको, जो इसमें टोटल कितने ट्रैक्शन मोटर होते हैं? हाँ, 6। बहुत सुंदर। तो ये 6 ट्रैक्शन मोटर पे पूरे रेक को हॉल किया जाता था। और सोचिए, जो सीबीसी है, जो कपलर्स है रेक और लोकोमोटिव का, उस पे कितना फोर्स रहता होगा, है ना। तो ये लगभग, हालांकि सीबीसी 9,000 टनेज तक को हॉल करने की कैपेबल होता है, लेकिन ये उस पे फोर्स बहुत ज्यादा लगता होगा। और इसीलिए पुराने सिस्टम में लगभग जो एक्सेलरेशन रेट था वो 0.2 to 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रेट था। यहां जब हाई स्पीड ट्रेन की बात हुई, तो सबसे पहले इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम की बात सोची गई। इसमें देखिए, 2 बातें हैं। जब हाई स्पीड में आप जाएंगे, तो पहली बात यह है कि इसका जो लोकोमोटिव का, मतलब फ्रंट कोच का या फ्रंट में लोको रहेगा, उसका जो शेप होगा वो एरोडायनेमिक टाइप का होना है, ताकि उस पे एयर फ्रिक्शन कम हो। दूसरी बात, जब स्पीड बढ़ाइएगा, मतलब लोको का वेट हम लोगों ने कहा 123 टनेज मान लीजिए अप्रॉक्स, और कोच का वेट, एक कोच का 40 टन एवरेज मानिए, 42 के आसपास मान लीजिए, 40 टन हम लोग मान के चले। तो ये देखिए, एक 123 टन और दूसरा 40 टन, ये पूरा जब तक लगभग इक्वल नहीं होगा, हाई स्पीड का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि यहां जो एक मतलब हेवी फ्रंट में लोकोमोटिव है, और पीछे जो इसके कोचेज हैं उनका वेट भी कम है। और यहाँ सीजी की बात करें, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये उतना मेंटेन नहीं हो पाता है। इन सभी फैक्टर्स को लेके जब डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम की बात होती है, तो इसमें लोको के जितने कंपोनेंट होते हैं उन सब को कोच के अंडर स्लग में फिट कर दिया जाता है, जिससे एक तो इसका सीजी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर की तरफ गया, नीचे की तरफ गया, और यह उसको ज्यादा स्टेबल करेगा ड्यूरिंग रनिंग, है ना।
तो ये पुराने जितने कॉन्सेप्ट थे, इन सब को हटाते हुए वंदे भारत ने लगभग रेलवे के 170 साल के इतिहास में पहली बार डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम को, जो ईएमयू में पहले था सेम प्रक्रिया, लेकिन ईएमयू का एडवांस वर्जन और लेटेस्ट एसेट से परिपूर्ण ये वंदे भारत इंडिया के लिए बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये टेक्नोलॉजी इनबिल्ट, मतलब यह स्वदेशी इंडिजीनियसली प्रिपेयर्ड था। और इसका जो पहला वंदे भारत का शुरुआत हुआ वो नई दिल्ली से वाराणसी, जिसका इनॉग्रेशन 15 फरवरी 2019 को मोदी जी ने खुद किया। ये मोदी जी का काफी इच्छित प्रोजेक्ट था और इसलिए इन्होंने खुद इसका फ्लैग ऑफ किया था। तो ये 15 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल रहा। यहां ध्यान ये देना होगा कि इसका ऑपरेशनल स्पीड 130 kmph रखा गया। हालांकि वंदे भारत का स्पीड मैक्सिमम कितना है? 180 लगभग है। उसका जो ट्रायल रन हुआ था ये दिसंबर 2018 में हुआ था और यह 178 के स्पीड तक इसका माने 178 में इसको चला के देखा गया। फिर सवाल है कि अगर ये 178 180 तक फिट है तो 130 में स्पीड क्यों रखा गया? अभी भी जो स्पेशल ऑपरेशनल स्पीड है आप देखेंगे हर सेक्शन का, ये हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, रिक्वेस्ट लीजिए। चलिए, आप जी ज्वाइन कर लिया? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। नजरुल हक छात्रा का। ठीक है, एड्रेस बाद में करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें इसका जो स्पीड है ये अभी भी 130 रखा गया है। इसका कारण यह है कि जहां स्पीड रेस करने की बात होती है, एक्चुअली आप जानते हैं कि जो इंटरलॉकिंग है रेलवे में, ये 4 तरीके के हैं, स्टैंडर्ड 1, 2, 3 एंड 4। 50 kmph तक के स्पीड को स्टैंडर्ड 1 में रखते हैं, 110 तक को स्टैंडर्ड 2 में, अप टू 140 स्टैंडर्ड 3 है और 140 ऑनवर्ड्स 160 तक ये स्टैंडर्ड 4 की इंटरलॉकिंग होती है। तो यह इंडियन रेलवे के सिग्नल मैनुअल में इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहां वॉल्यूम स्टैंडर्ड 4 का इंप्लीमेंटेशन होगा, मतलब स्पीड जैसे 140 से बढ़ेगी वहां कुछ ट्रेन कोलॉइडिंग प्रोटेक्शन जो एटीपी है या फिर जो कवच का कॉन्सेप्ट है कि सेल्फ कंट्रोलिंग, अगर क्योंकि देखिए जैसे स्पीड बढ़ेगा, स्पीड कम है तब तक सिग्नल को देख के सिग्नल के अकॉर्डिंगली ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जैसे स्पीड ये बढ़ेगा उस समय क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम घट जाएगा और रिस्पॉन्स टाइम घटने के चलते ये अगर ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर वो कुछ एक्सीडेंट हो सकेगा। और इसलिए व्यवस्था यह की गई, इसमें सिग्नल के मैनुअल में ही है कि 140 से स्पीड बढ़ाने पर ही वहाँ कवच जैसी कुछ व्यवस्था रखनी होगी जिसके द्वारा गाड़ी का कंट्रोल किया जा सके प्रॉपरली। ठीक है, तो इसमें और क्या फीचर्स हैं? ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोटेक्शन, ये किसी एक साइड खोला जा सकता है, जिधर प्लेटफॉर्म रहेगा अपोजिट साइड का बंद रहेगा। ऑटोमेटिक एसी कंट्रोलिंग है, इसके सीट्स वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल हैं, वाईफाई की व्यवस्था है, इंटीरियर्स में काफ़ी स्पेसियस अरेंजमेंट है और अभी
आप देखेंगे कि लगभग हर रूट को ये कवर किए हुए है। ट्रैवल टाइम इसका कम हो जाता है क्योंकि स्पीड भी बढ़ा हुआ है और पैसेंजर कंफर्ट भी इसमें बढ़ा है। जैसे पुराना एलएचबी में या एलएचबी के पहले आईसीएफ था, आईसीएफ में राइडिंग इंडेक्स कितना था? आईसीएफ में राइडिंग इंडेक्स कितना था? सर 3.5 वेरी गुड, 3.5 था। इससे इम्प्रूव हुआ एलएचबी में, एलएचबी में कितना था? 2.5 हाँ, 2.5 टू 2.75 लगभग एलएचबी में था। हालांकि इसमें 3.5 के लगभग राइडिंग इंडेक्स वंदे भारत का भी है, लेकिन फिर भी स्पीड के हिसाब से ये काफ़ी कंफर्ट है। ये 130 के स्पीड में भी इसमें जो जर्क वगैरह बहुत कम है और काफ़ी कंफर्ट होता है। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो डिज़ाइन है वो इंडिजीनियसली डिज़ाइन है। ये स्वदेशी फीचर्स हैं इसमें। और इसमें नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा रोल इसमें आता है सुधांशु मणि जी का। ये वंदे भारत के फादर अगर इन्हीं को हम लोग कहेंगे कि इस नए प्रोजेक्ट को लाने में इनका अहम योगदान था। ये आईसीएफ के जीएम थे। इनका अपॉइंटमेंट आईसीएफ में लगभग अगस्त 2016 में हुआ था और इन्होंने ही इस ट्रेन 18 प्रोजेक्ट को लेके आया है। ये ट्रेन 18 का मतलब क्यों, इसका नाम ट्रेन 18 क्यों है? 2018 में इंट्रोड्यूस किया था इसलिए। बहुत सुंदर। ये 2000 पहली बात है कि 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था और दूसरी बात इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी लगभग 18 महीने का समय लगा था और इसीलिए उसी समय जब ये प्लान कर रहे थे इन्होंने भी इस प्लान के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया। स्ट्रगल इन द सेंस कि पुरानी जो व्यवस्थाएं थी हम लोग दूसरे देशों से इंपोर्ट करना ज़्यादा बेटर समझते थे, वो रिलायबल था। आईसीएफ जब आया तो हम लोगों ने इंपोर्ट किया, एलएचबी भी इंपोर्ट किया गया। जब भी किसी नई टेक्नोलॉजी की बात होती है तो हम लोगों के मन में विदेशी वस्तुओं पे ज़्यादा फेथ था और इसीलिए हमारे यहाँ भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर था जो वो लोग सोचते थे कि इसको पहले बाहर से लिया जाएगा, खरीदा जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो जीएम साहब थे सुधांशु मणि जी, इन्होंने गवर्नमेंट को ऑफर दिया कि भाई हम लोग अपना बना सकेंगे और इनके व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल इन्होंने किया, व्यक्तिगत काफ़ी स्ट्रगल किया और तब इन्होंने कम से कम 2 रेक के लिए 200 करोड़ का फंड मांग के और आईसीएफ चेन्नई में एक नई शुरुआत की। आईसीएफ चेन्नई जो कि पहले से ही सबसे बड़ा वर्कशॉप कहा जाता है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है कोच के लिए, सबसे ज़्यादा कोच बनाने वाला आईसीएफ चेन्नई ही था। तो वहाँ जब आईसीएफ कोच का प्रोडक्शन बंद हो गया फिर ईएमयू का प्रोडक्शन शुरू हुआ और उसी दौरान इन्होंने ये वंदे भारत का जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लिया। अब बात थी कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनेगा तो उसमें लगभग 4-5 साल का समय लगेगा और यहाँ इनके जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने भी इस मैटर पे विशेष चर्चा की कि अगर मान लीजिए सर हम लोग इसको शुरू करें और आपका इनका रिटायरमेंट उसमें 2 साल का था, तो इन्होंने इनसे कहा गया कि अगर आपका रिटायरमेंट हो जाए तो फिर ऐसे कंडीशन में जो नया गवर्नमेंट आएगा, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा वो इसको कितना कोऑपरेट करेगा। तो इनका जवाब यही था कि देखिए हमारे पास जापान और चाइना की टेक्नोलॉजी नहीं है, यूएसए का ब्रेन हमारे पास शायद उतना टेक्नोलॉजी में डेवलप नहीं होगा, लेकिन हमारे मेहनत का वर्ल्ड में कहीं जोर नहीं है। इनका एक यूट्यूब में बड़ा अच्छा वीडियो है, उसको आप देखेंगे, बड़ा मोटिवेशनल वीडियो है। उन्होंने कहा कि वी हैव द ओनली पावर
who can work like donkeys 24/7। हम लोग पूरा मेहनत करेंगे और ये 2 साल के भीतर ही हम लोग इसको बना लेंगे। फिर ये समस्या आई कि मान लीजिए अगर प्लान सफल नहीं हुआ तो इन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू बी रिटायर्ड। अब मेरा रिटायरमेंट सामने है। अगर ये बनता है सफलतापूर्वक तो इसका क्रेडिट आप सबको जाएगा, ICF के एम्प्लॉयज़ को जाएगा, और अगर ये फेल होता है तो मेरा रिटायरमेंट है। और आप मेहनत करेंगे तो ऐसे फेल की कोई बात ही नहीं है। और ये बड़ा मोटिवेशनल है कि जब कोई लीडर, जब कोई बॉस ऐसा अपने एम्प्लॉयज़ पे भरोसा करता है, ऐसा उनको ऑफर देता है, तो पूरे मन से ICF भी लग गया और इन लोगों ने पूरे भारतीय टेक्नोलॉजी के साथ इसको डेवलप किया। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था क्योंकि इसके पहले लोगों का मेंटेनेंस लोगों की तरफ से होता था, रेक का मेंटेनेंस हम लोग CNW की तरफ से होता था। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग गाड़ी को मेंटेन करने का काम करते थे। लेकिन ये पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया कि एक साथ जो लोको और कोच दोनों को एमलगमेट करके एक साथ ये बना दिया गया और इसमें अलग से कोई मेंटेनेंस, सब मेंटेनेंस एक साथ ही होता है इसका पूरे ट्रेन का। और अभी ये सक्सेसफुली रन भी कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसमें कहा जाए। दूसरी एक और बात है कि इसमें पावर रिवर्सल की बात नहीं होती है। जो पुराने लोगों में अगर डायरेक्शन चेंज हुआ, मान लीजिए ये दूसरे डायरेक्शन में गाड़ी को जाना है, तो फिर गाड़ी को स्टेशन पे खड़ा होने के बाद लोगों को रिवर्स करके पीछे लगाना पड़ता था। इसको हम लोग संटिंग कहते थे। ये टाइम टेकिंग भी था और इसमें समय भी लगता था और उसमें व्यवस्था थी। फिर लोगों अवेलेबल है नहीं, उसी लोगों को लगाइएगा। तो इस तरीके से ये संटिंग की आवश्यकता ही इसमें खत्म हो गई, क्योंकि दोनों तरफ ड्राइविंग कैब है जस्ट लाइक EMU, और दोनों तरफ से ड्राइविंग होने के चलते इसमें अलग से किसी पावर की आवश्यकता नहीं है, किसी संटिंग की आवश्यकता नहीं है। बल्कि जो लोकोमोटिव का ये जगह है, ये जो प्लेस है लोको का लगभग 30 मीटर का, ये इसमें भी DTC में बैठने की व्यवस्था और 44 पर्सन्स DTC में भी 44 पैसेंजर्स के बैठने का अरेंजमेंट है। तो पूरी तरह से ये नई टेक्नोलॉजी से लैस है और इसका एक्सेलरेशन और डिसलरेशन भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जैसा हम लोगों ने कहा कि पुरानी गाड़ियों में जो 0.2 to 0.3 का एक्सेलरेशन रेट था, ये लगभग 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रेट वंदे भारत में है, क्योंकि इसके हर अल्टरनेट कोच जो है वो मोटर कोच है। जैसा हम लोगों ने शुरू में भी बताया कि लोको में टोटल 6 ट्रैक्शन मोटर्स होते हैं, यही पूरे गाड़ी को हॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पूरा पावर सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और यहाँ हर अल्टरनेट कोच जो है वो मोटर कोच है और हर मोटर कोच में 4 ट्रैक्शन मोटर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन रेट इसका हाई हो सका। साथ ही कंट्रोलिंग के लिए जो ब्रेकिंग सिस्टम है, इसमें जो डिसलरेशन रेट है ये और इम्प्रूव्ड है। लगभग 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के डिसलरेशन के साथ इसको गाड़ी को कंट्रोल किया सकेगा। और इसमें वाइड ये जो गैंगवेज है ये काफ़ी वाइड बनाए गए हैं और इसमें चलने के दौरान भी कोई दिक्कत नहीं है, ये काफ़ी कंफर्ट वाला है। हम लोगों ने पहले भी बताया कि इसमें कवच इनबिल्ट किया गया है। हालांकि कवच अभी सभी सेक्शन में नहीं लगा है। कवच वंदे भारत में इनबिल्ट आया है, लेकिन अभी इसको आइसोलेशन मोड में रखा गया है। हालांकि जब पूरे ट्रैक में कवच का ID फिट हो जाएगा तब ये कवच सिस्टम काम करना शुरू कर सकेगा। तो इसमें इसकी स्पीड भी अभी 130 जो रखी गई है। यहाँ जैसा आप लोगों ने कहा कि इंडियन रेलवे जो सिग्नल मैनुअल है उसमें भी यह बताया गया है कि जहाँ स्टैंडर्ड 4 इंटरलॉकिंग होगी 140 से स्पीड जहाँ बढ़ेगा वहाँ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगानी होगी जो सेल्फ कंट्रोलिंग कर सके। अगर ड्राइवर का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं हो तो सेल्फ कंट्रोलिंग गाड़ी, ये कवच सिस्टम खुद गाड़ी को कंट्रोल कर लेगा
और हालांकि कवच का ट्रायल रन सफल रहा है। आपने देखा होगा कि रेल मिनिस्टर वैष्णव साहब खुद उस लोको में फुटप्रिंट कर रहे थे जिसमें ये ट्रायल रन हो रहा था। तो ऑलरेडी ये आ गया, लेकिन जैसे जैसे ट्रैक वगैरह उसके डेवलप हो पाएंगे तब ये कोच सिस्टम काम बेटर कर पाएगा। अच्छा, ये हम लोग देखते हैं वंदे भारत का ये कैब है। इस कैब में ये कुछ गेजेज हैं और ये सिस्टम है पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम। ये ट्रैक्शन के लिए नॉच है, हाँ। और ये जो कवच का सिस्टम है इसको अभी आइसोलेट करके रखा गया है। यहाँ LED सब इंडिकेटर्स लगे हुए हैं हर चीज़ के लिए। चलिए इसको और हर गेज को अलग अलग तरीके से, हर पैनल को हम लोग एक बार अलग से देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है कि ये ऑटोमेटिक ओपनिंग और क्लोजिंग का सिस्टम है डोर्स के लिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वैसे कंडीशन में इमरजेंसी, आप फिर से बोलिए कुछ बोल रहे हैं बड़ा मैक्सिमाइज कीजिए स्लाइड और मैक्सिमाइज किया जाए। अच्छा, ठीक है। देखिए, तो इसमें जो हम लोगों ने कहा कि ये ऑटोमेटिक ओपनिंग और क्लोजिंग सिस्टम है डोर के लिए, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो मैनुअल ऑपरेशन भी हो सकेगा। इस ग्लास को तोड़ के और इस की को घुमाने से ऑटोमेटिक स्लाइडिंग, मतलब ये मैनुअल भी उसको ऑपरेट किया जा सकेगा। दूसरा, इसको ऑपरेट करने के लिए DTC में राइट साइड पे ये अलग से इस पे पुश बटन स्विच दिए गए हैं, जिसमें डोर ओपन लेफ्ट और डोर ओपन लेफ्ट 2, मतलब लेफ्ट साइड के दरवाजों को खोलने के लिए ये दोनों बटन को, ग्रीन बटन को 3 सेकंड के लिए एक बार दबाना पड़ेगा। वैसे ही अगर राइट साइड के दरवाजों को खोलना हो तो ये दोनों पुश बटन स्विच को 3 सेकंड के लिए एक बार दबाना पड़ेगा। नॉर्मली ये कंट्रोलिंग गार्ड के पास रहती है और जिस साइड प्लेटफॉर्म होता है उधर से दरवाजा खोलने की और क्लोज करने की व्यवस्था ये बनाई गई है। वैसे ही अगर जब इसको डोर क्लोज करना होगा तो उसके लिए वार्निंग सिस्टम के लिए बेल ये रखा गया है, और उसमें जब इसको 3 सेकंड तक पुश किया जाएगा तब ये डोर क्लोज हो जाएगा। वैसे ही जो AC सिस्टम है, प्रूफ माउंटेड जो पैकेजिंग यूनिट है AC का, इसको ऑन करने से सभी 8 टन के AC उसमें काम करते हैं। हर कोच में 2 होता है। अच्छा, RMPU का ये कंट्रोलिंग है ऑन ऑफ, और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का रीसेट है। मतलब अगर पब्लिक, इसमें 2-3 तरीके की बात है। पहला, अगर कोई इमरजेंसी हो गया तो ETDU इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट है, जिसको सेलेक्ट करने से पैसेंजर वहाँ जो बोलेगा वो आवाज़ लोको पायलट और गार्ड तक आएगी, ट्रेन मैनेजर तक। और इसमें ACP का सिस्टम नहीं है। जब वो वहाँ बोलेंगे तब लोको पायलट और गार्ड डिसाइड करके अर्जेंसी के हिसाब से गाड़ी को कंट्रोल करेंगे। दूसरी बात कि इसी पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के लिए जब अगर कोई अनाउंसमेंट करना होगा तो ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सेट करने से पूरे ट्रेन में अनाउंसमेंट वो कर पाएंगे, सबके साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे यदि व्यवस्थाबंद ऐसी सिचुएशन आते हैं तो। और यहाँ इसको वही पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को ये रीसेट करने के लिए ये स्विच दिया गया है। और ये हम लोगों ने देखा इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट, इसमें अगर बात करना है तो पैसेंजर ये हर गेट के पास होता है, बीच में भी होता है। पैसेंजर्स इसको पुश करके और यहाँ बोलेंगे, फिर ये ड्राइवर और गार्ड उसको सुन पाएंगे और एज पर नीड दे रेस्पॉन्स। फिर यहाँ जो बीच में इंडिकेटर हम लोग देख रहे थे, ये डिफरेंट फॉल्ट के रीसेट के लिए, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस डाउन पेंटो वगैरह लोअर करने के लिए, और ये सिग्नल एक्सचेंज के लिए। सिग्नल जब गाड़ी रनिंग में चलेगी तो उस दौरान इनकमिंग ट्रेन के लिए वो ऑल इज वेल इसका इंडिकेशन होता है ट्रेन में सिग्नल एक्सचेंज।
और यहाँ सिग्नल एक्सचेंज ग्रीन एक्सचेंज करने के लिए ये बटन पुश करने से ही सिग्नल एक्सचेंज हो जाएगा। वैसे ही अगर डेंजर की मतलब कुछ खतरे की सूचना मिलती है तो रेड सिग्नल एक्सचेंज करने के लिए ये रेड बटन पुश करना पड़ेगा। वैसे ही ये पेंटो का मोड है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का ये एक्नॉलेजमेंट, ये न्यूट्रल सेक्शन के लिए, और ये वीसीडी लैम्प, ये दोनों ऑन्स के लिए, और ये वीसीडी का रीसेट और वीसीडी का लैम्प। ये वीसीडी ये क्या है? विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस सभी लोगों में भी वर्किंग होता है। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस के बारे में कोई डिटेल बताएगा? क्या होता है आप जानते हैं, सुने हैं? बता दीजिए सर। फोन से नहीं आने शायद वो खुद ब्रेक लगाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर लोको पायलट के साथ कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है, यदि मान लीजिए लोको पायलट कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है, रिस्पॉन्स क्या क्या लेना होता है? मान लीजिए नॉर्मल गाड़ी में ट्रैक्शन लेना होगा, ब्रेकिंग करना पड़ेगा, हॉर्न वगैरह दबाना पड़ता है, रिवर्सर का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये सब अगर कोई रिस्पॉन्स लोको पायलट के तरफ से 60 सेकेंड के भीतर नहीं आया, ये हर 60 सेकेंड में वॉच करेगा। अगर कोई रिस्पॉन्स, कोई भी ड्राइवर का रिस्पॉन्स एक्शन में दिखा तो ये फिर से स्लिप मोड में चला जाएगा। यदि 60 सेकेंड तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वीसीडी का लैंप ग्लो होके, ये वीसीडी का लैंप जो है वो जलेगा, और जल के वो बताएगा कि भाई यू हैव टू एक्ट समथिंग। ये 8 सेकंड के लिए होता है। अगर 8 सेकंड तक कोई एक्शन फिर भी नहीं आया, इस 8 सेकंड में यदि एक्शन आया तो फिर से ये स्लिप मोड में चला जाएगा अगले 60 सेकंड के लिए। यदि कोई एक्शन नहीं आया तो फिर से अगले 8 सेकंड तक इस वीसीडी लैंप के साथ साथ बजर भी बजेगा, अलार्म बजेगा, जिससे ड्राइवर अलर्ट हो जाएगा। अगर फिर भी कोई अलर्ट नहीं हुआ तो अगले 8 सेकंड मतलब 60 + 8 + 8 76 सेकंड के बाद ये सिस्टम खुद ब्रेक लगा के गाड़ी को खड़ा कर देगा, मतलब इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया जाएगा। तो ये वीसीडी लैंप है। अगर ड्राइवर को कोई एक्शन नहीं करना है, एटलीस्ट वीसीडी का लैंप ग्लो हो रहा है, तो ये रीसेट स्विच को भी दबा देने से वो सिस्टम समझ जाएगा कि ड्राइवर एक्टिव मोड में है। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे कि ये पेंटो वर्किंग है, मिनिमम 1 पेंटो, इसका ये इंडिकेशन है। ये गेज लाइट के लिए है, फायर डिटेक्शन सिस्टम इनेबल है, इसका इंडिकेशन है। और इस यहाँ जो कंट्रोलिंग है, यहाँ पीएस सिस्टम को कंट्रोल, ये पीएस पब्लिक एड्रेस, ये सेलेक्ट करने से पब्लिक के साथ डीलिंग होगी, है ना। इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट से बातें हो सकेंगी, और ये वॉकी टॉकी वगैरह रेडियो मोड में बात। अच्छा, इसमें कौन सी ट्रेन है, क्या नंबर है, ओरिजिनेशन, डेस्टिनेशन, सब कुछ यहाँ क्लियर लिखा रहता है। नेक्स्ट, ये सबसे लेफ्ट साइड में ये पैनल है, लेफ्ट साइड में ये कैब लाइट के लिए है। ये कैब लाइट का इमरजेंसी बटन, स्पॉटलाइट के लिए, हेडलाइट का ये मेन स्विच, ये ऑफ है, ब्राइट है और डीम है। उसी तरीके से स्टार्टिंग में बैटरी वोल्टेज देखना पड़ता है, और बैटरी वोल्टेज के लिए ये पुश बटन स्विच है। जब इसको दबाएंगे तो बैटरी का वोल्टेज कितना है वो यहाँ दिखेगा। ये 110 वोल्ट होना है, माने 110 वोल्ट का बैटरी इसमें लगाया गया है। मिनिमम 90 तक चार्ज दिखना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये जो ट्रेन मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, TCMS, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें हर चीज का इंडिकेशन है। अभी देखिए बीपी कितना है, ये 4.9 बार है, ये ग्राफिकल वे में दिख रहा है। एक्टिव इफोर्ट कितना है, वीसीडी का काउंटर, जैसे हम लोगों ने अभी वीसीडी की बात की, अगर वीसीडी एक्ट हो जाएगा, एक बार वीसीडी ने ब्रेक एप्लीकेशन किया तो ये काउंटर बढ़ के ये बताता है कि वीसीडी एक्ट हुआ है। अभी मोड है, मोड मतलब ये एक्टिव हो सकता है, ब्रेकिंग हो सकता है। अभी कॉस्टिंग में है तो कॉस्टिंग बता सकेगा। स्पीड, गाड़ी एक्चुअली खड़ा है इसलिए स्पीड अभी 0 है, अदरवाइज जो स्पीड होगा वो यहाँ बताएगा। ये TCMS में सभी
इंडिकेशंस आप देख सकेंगे। इसमें देखिए यूनिट 1 और यूनिट 6 मतलब फ्रंट और लास्ट वाले को दिखाया गया है, और इसमें जो भी लोग मतलब ट्रेन के जो पैरामीटर्स हैं वो ग्राफिकल वे में यहाँ इंडिकेशन दिख जाएगा। ये रिवर्सर है, यहाँ हम लोग जो की होता है वो पुट करके इसको एक्टिव बनाते हैं, और ये रिवर्सल है, नॉर्मली 0 है, न्यूट्रल है। अभी फॉरवर्ड जब गाड़ी को आगे बढ़ाना होगा और रिवर्स जब गाड़ी को रिवर्स करना है। ये ट्रैक्शन के लिए है, फ्रंट में ड्राइविंग और पीछे ब्रेकिंग। ये सेम जैसे आप G9 में जो पोजीशन है टोटल का, वही पोजीशन यहाँ भी है, और इधर इमरजेंसी ब्रेकिंग ये सिस्टम पीछे की तरफ है। अच्छा, ये कैमरा यहाँ टोटल फ्रंट कैमरा एक्टिव है, जहाँ आगे के सभी चीज़ों का रिकॉर्डिंग होते रहेगा। वैसे ही कोच के भीतर कैमरा है हर जगह, और कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी होती है तो देन एंड देयर ये ड्राइवर और गार्ड भी उसको देख सकेंगे, और जीपीएस के थ्रू कोई भी जो चाहेगा वो क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है यहाँ कैमरा के माध्यम से देख सकेगा। अच्छा, यहाँ वीसीबी वैक्यूम जो सर्किट ब्रेकर है वो क्लोज करने का इंडिकेशन दिखाया गया है। OHE अवेलेबल है, सभी डोर क्लोज्ड हैं। ये इंडिकेशन दे रहा है सिंगल यूनिट ऑपरेट हो रहा है ना। ये हर चीज़ें यहाँ इसमें दिखेगा। और इसमें देखिए फ्लेशर लाइट आप जानते हैं कि इंजन में लोकोमोटिव में लगा होता है। अगर कोई इमरजेंसी का सिचुएशन आएगा तो ड्राइवर इसको ऑन कर देंगे, और उसको देख के एडजेसेंट साइड से आने वाली गाड़ी पहले ही कंट्रोल कर ली जाएगी। ठीक है, तो ये उसका फ्लेशर लाइट है, ये विजिबली लैंप का इंडिकेटर है, सिग्नल बेल है, और ये PA सिस्टम पब्लिक एड्रेस सिस्टम ये ऊपर लगाया गया है। दोनों पैरेलल है, दोनों में जो वर्किंग मतलब एक कोई वर्किंग हो सकेगा। अच्छा, ये गेज मैनुअल दिया हुआ है। ये देखिए, हम लोग जो वंदे भारत की बात कर रहे थे, ट्रेन 18 आपने जान लिया, इसके दूसरे नाम ट्रेन सेट भी हैं, और इसको वंदे भारत स्वयं मोदी जी का नामकरण है, हमारे प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने वंदे भारत नाम दिया। बेसिकली ये ट्रेन 18 और ट्रेन सेट के नाम से जानते हैं। ट्रेन सेट क्यों? ट्रेन सेट का मतलब क्या हुआ? मेमो जैसा है, कह सकते हैं। मेमो में क्या है? मेमो में एक डीटीसी के साथ वो 4 ट्रेलर कोच लगे होते हैं, वहां 25% इफिशियंसी है। EMU में एक डीटीसी के साथ 3 लगभग ट्रेलर कोच लगे हैं, और वहां लगभग 33% इफिशियंसी है। लेकिन वंदे भारत में हर अल्टरनेट मोटर कोच है, और यहाँ 50% इफिशियंसी है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि इसीलिए इसका एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन काफी क्विक है। ये सेट जो कहा जाता है ट्रेन सेट, कहीं भी सेट का मतलब है एक समान। ये पूरी गाड़ी को अगर देखेंगे तो इसमें 4 का कॉम्बिनेशन है। डीटीसी, इसको ड्राइविंग ट्रेलर कोच कहेंगे, MC मोटर कोच, फिर एक ट्रेलर कोच, और ये NDTC नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच। ये 4 के कॉम्बिनेशन में ही सभी गाड़ियां रहेंगी। जैसे अगर यहाँ एक यूनिट की बात की जाए तो हालांकि इसमें देखिए एक डीटीसी है, माने ड्राइविंग ट्रेलर कोच, इसमें कोई मोटर कोच नहीं है, ये भी ट्रेलर है। ये हॉलिंग कैपेसिटी इसमें नहीं है, हॉलिंग कैपेसिटी देगा मोटर कोच, है ना। तो ये जो ड्राइविंग ट्रेलर कोच है, इसमें सभी मतलब एक ये रहेगा, एक मोटर कोच रहेगा, फिर बाद में ट्रेलर कोच रहेगा। मतलब इसीलिए जितना ये 4 के ही मल्टीपल में सभी कोच रहेंगे। मान लीजिए 16 कोच की अगर वंदे भारत है तो इसमें सेट कितना रहेगा? 4 रहेगा। 8 कोच का अगर कॉम्बिनेशन है तो कितना सेट रहेगा? 2 रहेगा। 2 रहेगा, बिल्कुल सही है ना।
लेकिन उस दो में एक आगे डीटीसी रहेगा, फिर वहां एनडीटीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीछे में भी डीटीसी रहेगा, है ना। तो मतलब क्या है कि ये जो डीटीसी आगे रहेगा वैसे ही पीछे में डीटीसी रहेगा, वो दोनों से हॉलिंग होगा। लेकिन अगर हम लोग बीच में इसको लगा दें तो ड्राइविंग ट्रेलर कोच का कोई मतलब है? बीच से तो ड्राइविंग होगी नहीं, इसीलिए यहाँ नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच लगाया गया है, ठीक है। और 4 के यूनिट में ही लगे रहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ट्रेन सेट नाम देते हैं, ठीक है। ये 16 कोच के लिए जो बताया गया है कि इसमें डीटीसी 2 रहेगा, मोटर कोच 8 रहेंगे, ट्रेलर कोच 4 रहेंगे, और एनडीटीसी जिसमें एक्सिक्यूटिव क्लास ईसी रहता है, ये सब नॉर्मली चेयर कार सीसी रहते हैं, और ये ईसी रहता है एक्सिक्यूटिव क्लास जो होता है, तो उसमें ये एनडीटीसी को ही बनाया जाता है। तो टोटल 16 कोच के लिए ये कॉम्बिनेशन हम लोग का दिया गया है। नॉर्मली जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 4 के मल्टीपल में रहेगा, और 8 या 16 का प्रचलन है। अभी 20 का भी बात चल रहा है, अभी तक वो इम्पैक्ट माने इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। अब री कंपोजिशन की बात अगर हम लोग करें तो देखिए, हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले एक लोको था, एक लोको में सभी कंपोनेंट थे। यहाँ इस 4 के कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे डीटीसी, एमसी, टीसी, MC2, क्योंकि एक MC है तो यहाँ MC2, और इसी का जस्ट रिप्लिका आपको दूसरा दिखेगा, बट चूंकि ये भीतर है इसलिए एनडीटीसी कहा जाएगा। अगर इसका लास्ट वाला देखिएगा तो सेम इसी का रिप्लिका ये लास्ट भी रहेगा, डीटीसी, एमसी, टीसी और MC2। ये फ्रंट और लास्ट ये एक दूसरे के रिप्लिका है, और ये इन जो मिडिल कोच है ये भी एक दूसरे के रिप्लिका है, इसीलिए ये 4-4 के सेट में बनाए जाते हैं, और इसीलिए इसका नाम ट्रेन सेट कहते हैं। ट्रेन 18 को ट्रेन सेट भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने जो कहा, अगर आप देखेंगे तो हमने पहले बताया कि एक लोको में जितने कंपोनेंट होते हैं, ऊपर पेंटो से लेके और कंप्रेसर, बैटरी, ट्रैक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, चॉपर सर्किट, ये डीसी लिंक, ये सभी चीज जितने भी लोको में रहते हैं ये सब एक जगह आपको वंदे भारत में भी मिलेगा, इस 4 यूनिट में। वो लोको के सभी कंपोनेंट इस 4 यूनिट में ही अंडर स्लग में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, अंडर स्लग में, ताकि पहला ये फायदा है कि पैसेंजर को बैठने के लिए पूरा जगह मिलेगा, हम ज्यादा अर्न कर पाएंगे, और दूसरा कि इसका जो मेजर है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहेगा। अगर हम लोग अंडर स्लग में वजन वाले कंपोनेंट्स को डालेंगे तो इससे क्या होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगी, और हाई स्पीड के लिए ये ट्रबल फ्री चल पाएगा, डिरेलमेंट के चांसेस कम रहेंगे। तो इस तरीके से ये चारों यूनिट का कॉम्बिनेशन बनाया गया। इसमें जो ड्राइविंग, ये यहाँ और आपको रिप्लिका दिख पाएगा, इसको हम लोग बेसिक यूनिट 1 कहते हैं, बेसिक यूनिट इसको 2 कहा जाता है बाद वाले को, और इधर 5, 6, ये 3, 4 क्यों नहीं रखा गया है? आप देखिए, ये बेसिक यूनिट 1, 2 और बाद वाले को 5 और 6 रखा गया है। 3, 4 क्यों नहीं रखा गया है? ये जो बात की गई है ये 16 कोच की बात की गई है। अगर भविष्य में 20 या 24 कोच के वंदे भारत चलेंगे तब ऐसे कंडीशन में बेसिक यूनिट 3 और 4 भी इसी बीच में लग जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन है। इसमें ये 16 कार के बेसिक यूनिट की बात की गई है। ये जितने कंपोनेंट हैं, जैसे लाइन ऑफ ट्रैक्शन कन्वर्टर, ऑक्स कन्वर्टर, एयर कंप्रेसर, बैटरी चार्जर, ये देखिए ये जितना ये एयर कंप्रेसर, बैटरी चार्जर,
ये सभी डीटीसी में लगाए गए है ना। अभी हम लोग देखेंगे हर कोच वाइज उसका लोकेशन। अच्छा, आरएमपी में एयू में भी हम लोग बात करेंगे कि ये हर कोच में रूफ माउंटेड 2 आरएमपीयू होते हैं और ये 8 टन वाले आरएमपीयू होते हैं, लेकिन जो ड्राइविंग कैब में डीटीसी में जो रहता है वो 2 टन का ही रेटिंग का रहता है। अच्छा, इस सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है टीसीएमएस, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। ये टीसीएमएस पूरे गाड़ी को माने पूरे वंदे भारत के वर्किंग को, या यही स्थिति आप ईएमयू में भी देखते हैं, लेकिन ये इम्प्रूव्ड वे है उसका, ईएमयू का काफी इम्प्रूव्ड वे है टीसीएमएस यहाँ। जो ड्राइवर डेस्क के साथ इसका इंटरफेस होता है, मतलब ड्राइवर क्या कमांड देता है थ्रॉटल के माध्यम से, वो कितना करंट खोज रहा है, कितना स्पीड चाह रहा है, ये इंटरफेस टीसीएमएस करता है और टीसीएमएस अकॉर्डिंगली कंट्रोल करके उतना ट्रैक्टिव इफोर्ट को जनरेट कराता है या उतने स्पीड को दे पाता है। वैसे ही पेंटोग्राफ की कंट्रोलिंग, VCB जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है पेंटोग्राफ के बाद ऊपर में ये भी रूफ में ही होता है, इसकी कंट्रोलिंग, ट्रैक्शन कंट्रोलिंग जो अभी हम लोगों ने कहा, रीजेनरेटिव ब्रेक कंट्रोलिंग या ब्रेक एप्लीकेशन, ब्लेंडेड ब्रेकिंग। ब्लेंडेड ब्रेकिंग मतलब एक ब्रेक का दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन, अभी हम लोग डिटेल बाद में देखेंगे। तो ये ब्लेंडेड ब्रेकिंग, इंटरफेस विद आरएमपीयू, ये रूफ माउंटेड जो पैकेजिंग यूनिट जो एसी के लिए लगाए गए हैं उनके साथ ये टीसीएमएस उसके साथ भी उसकी कंट्रोलिंग कर पाता है बेटर तरीके से। साथ ही इंटरफेस में डोर कंट्रोल। डोर कंट्रोल मतलब जब तक डोर बंद न हो तब तक ड्राइवर चाह के भी लोको पायलट ट्रैक्टिव इफोर्ट नहीं दे पाएंगे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, अगर कोई डिफेक्ट हो गया ऐसे कंडीशन में आइसोलेशन की भी इमरजेंसी व्यवस्था है, लेकिन नॉर्मल वे में बिना डोर बंद हुए या अगर एक भी डोर खुला रहेगा तो ड्राइवर आगे ट्रैक्शन नहीं ले पाएंगे। ये सब टीसीएमएस के इंस्ट्रक्शन पे ही हो पाता है। ब्रेक कंट्रोल के साथ इसका इंटरफेस होता है, कंप्रेसर्स का कंट्रोलिंग होता है, पार्किंग ब्रेक भी ये कंट्रोल करता है, लाइट कंट्रोल करता है, रोल बैक डिटेक्शन। ये रोल बैक एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी है कि कभी भी गाड़ी रोलिंग के केस ना हो, जो नॉर्मल एक समस्या थी। अगर मान लीजिए किसी कारण से ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई नहीं किया, आप ग्रेडियंट है तो गाड़ी धीरे धीरे रोल की संभावना थी, लेकिन यहाँ रोल एंटी रोलिंग ब्रेक उसमें लगा हुआ है, जो गाड़ी को किसी कंडीशन में अगर लोको पायलट ब्रेक नहीं भी लगाता है तो वो ब्रेक लगा के गाड़ी को खड़ा कर देगा। विजिलेंस कंट्रोल की बात हम लोगों ने कर ली, 60 सेकेंड प्लस 8 सेकेंड प्लस 8 सेकेंड, इसके बाद 76 सेकेंड के बाद वो टीसीएमएस ब्रेक लगा के गाड़ी को खड़ा कर पाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्रूज कंट्रोल है, ये भी ड्राइविंग डेस्क पे ये फीचर दिया हुआ है। क्रूज कंट्रोल मतलब लोको पायलट अगर लगता है उन्हें कि दूर तक एक ही फिक्स स्पीड मेंटेन करना है तो ऐसे कंडीशन में क्रूज कंट्रोल ऑप्शन यूज करने से गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन फर्दर नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेडियंट और इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड। अच्छा, ये ईएनएस एक्सपेक्टेड न्यूट्रल सेक्शन की कंट्रोलिंग होती है। टेस्ट मोड की बात होती है, सेटिंग थ्रू डीडीयू ड्राइवर्स डिस्प्ले यूनिट की सेटिंग वो भी टीसीएमएस करेगा। फॉल्ट और इवेंट रिकॉर्डिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगा। सेंट्रलाइज्ड कोच आरएमपीयू मॉनिटरिंग सिस्टम टीसीएमएस ही कंट्रोल करेगा। व्हील स्लिप या साइड स्लाइड कंट्रोल ये टीसीएमएस देखेगा। इस तरीके से टीसीएमएस ये मेन फीचर है जो पूरे गाड़ी को कंट्रोल कर पाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग कंपोनेंट को देख लें। ये जो ड्राइविंग माने डीटीसी में ड्राइविंग ट्रेलर कोच में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एमआर मेन एयर कंप्रेसर, जो एमआर प्रेशर को बनाता है 8 से 10 kg का, वो मेन एयर कंप्रेसर डीटीसी के नीचे होता है। यहाँ बैटरी बॉक्स होते हैं, ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अलग से और बैटरी कंट्रोलिंग सिस्टम लगे होते हैं। और स्पेशल फीचर्स वाले ये सिस्टम है जो बैटरी के वोल्टेज को इफिशिएंटली यूज करा पाते हैं।
टोटल 24 लिथियम आयन बैटरीज हैं और इसमें 110 वोल्ट का आउटपुट मिलता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर ये सभी डीटीसी में लगे होते हैं और इसकी सीटिंग कैपेसिटी 44 होती है। डीटीसी की सीटिंग कैपेसिटी 44 होती है, जबकि यही एनडीटीसी अगर जहां होता है तो जितने कंपोनेंट डीटीसी के हैं सभी कंपोनेंट एनडीटीसी में भी होंगे। बशर्ते डिफरेंस यही है कि डीटीसी में जो 30-40% जो ड्राइविंग के लिए जो जगह दिया गया है वो भी पैसेंजर्स को हम लोग दे पाते हैं और यहाँ एक्सिक्यूटिव क्लास के 2x2 वाले कोच बनाए जाते हैं जिसमें 52 सीटिंग कैपेसिटी होती है। तो ये डीटीसी और एनडीटीसी की बात हो गई। मोटर कोच एमसी में लाइन और ट्रैक्शन कन्वर्टर होते हैं, ट्रैक्शन मोटर्स होते हैं, गियर बॉक्स होता है और ब्रेक चोपर रेजिस्टेंस, ये सभी एमसी में मोटर कोच में होते हैं। सभी एमसी में 4 मोटर कोच होते हैं, ट्रैक्शन मोटर्स होते हैं जो 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इसमें लगे होते हैं। इसकी सीटिंग कैपेसिटी 78 की होती है। मोटर कोच और ट्रेलर कोच दोनों की सीटिंग कैपेसिटी 78 ही होती है ना। फिर हम लोग ट्रेलर कोच की बात करें। ट्रेलर मतलब देखिए नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर लगे जाते हैं, जो पेंटोग्राफ होता है, ये सभी ट्रेलर कोच के ऊपर पेंटोग्राफ और सर्ज अरेस्टर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, वीसीबी, ये सभी रूफ माउंटेड होते हैं, है ना। ये किसमें? ट्रेलर कोच में। टी से ट्रेलर कोच मतलब इसी के भीतर ट्रांसफार्मर भी रहेगा और जो बेबी कंप्रेसर हम लोग कन्वेंशनल लोको में जब लोको को इनिशियली एनर्जाइज करना पड़ता है उस समय हम लोग वहाँ बेबी कंप्रेसर का यूज करते थे, जो बैटरी की मदद से चला के और इतना प्रेशर जब क्रिएट कर सकेगा कि पेंटोग्राफ को कम से कम उठाया जा सके, तो ये बेबी कंप्रेसर ही होता है। बेबी कंप्रेसर जब ऑपरेट होके उस न्यूमेटिक प्रेशर से पेंटोग्राफ को रेज किया जाता है और पेंटो जब डीजे क्लोज होता है तब जाके फर्दर कंप्रेसर चलता है और फर्दर एमआर प्रेशर मेंटेन हो सकेगा। तो ये बेबी कंप्रेसर भी टीसी कोच में ही लगाया गया है। इसका टेयर वेट लगभग 49 टनेज है और मोटर कोच का वेट देखिए 56 टनेज है। ये लगभग बहुत डिफरेंस नहीं है। यहाँ देखिए ये लगभग 50 है और ये मोटर कोच का भी 56 है। 6 टन का डिफरेंस है, मतलब लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट सभी कोचेज का इसमें है। इसकी भी सीटिंग कैपेसिटी 78 की होती है। तो लगभग ये ट्रेलर कोच की बात हो गई और इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि मेंटेनेंस शेड्यूल इसका वंदे भारत का जहाँ भी वंदे भारत मेंटेन होता है इसमें कई तरह के, जैसे पर डे का एवरी ट्रिप का शेड्यूल है, ये 4 घंटे का है। डिपो शेड्यूल या ट्रिप शेड्यूल ये 6 घंटे का होता है और हर 6 दिन पे या 10,000 किलोमीटर जो भी पहले हो ये शेड्यूल होता है। अब देखिए इसमें एक गाड़ी जो भी वंदे भारत होगी आप देखेंगे उसमें एक दिन वीकली ऑफ दिया जाता है। जहाँ की भी वंदे भारत हो उसमें एक दिन वीकली ऑफ होगा, ये ट्रिप या डिपो एग्जामिनेशन के लिए। ये हर 6 दिन पे या 10,000 किलोमीटर में, मान लीजिए अगर कोई भी वंदे भारत अभी जो वर्किंग में चल रहे हैं वो मैक्सिमम 6 दिन में मैंने कहीं भी जाएगा वो 6 दिन में 10,000 किलोमीटर से कम ही रहेगा नॉर्मली। तो इसीलिए यहाँ जो ट्रिप शेड्यूल रखा गया है वो हर 6 दिन या 10,000 किलोमीटर पे है, ये 6 घंटे का होता है। मंथली शेड्यूल रखा गया है जो 30 डेज प्लस माइनस 2 डेज पे है, ये 6 घंटे का। इसी तरीके से क्वार्टरली शेड्यूल 90 डेज प्लस माइनस 3 डेज है, ये 8 आवर्स का। 9 मंथली शेड्यूल 270 डेज प्लस माइनस 3 डेज का, ये 1 दिन का होता है। और SS1 जो सॉफ्ट शेड्यूल हम लोग कहते हैं, SS1, 2, 3 जो LHB के केस में भी हम लोग देखे थे, ये मंथ सेम है, 18 मंथ्स, 36 मंथ्स, 72 मंथ्स।
जो LHV का है, लेकिन यहाँ किलोमीटर की बात नहीं है, यहाँ केवल मंथ्स की बात है। 18 महीने, 36 महीने और 72 महीने का ये पेरियोडिसिटी है, और इसमें प्लस माइनस 5 डेज हो सकेगा, और शेड्यूल टाइम लगभग 15-20 दिन का इसका शेड्यूल टाइम रखा गया है। तो ये एवरेज इसका मेंटेनेंस है। अभी आप अगर देखेंगे तो हम लोगों ने जो कहा कि डिसल्ट्रेशन रेट लगभग 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अभी ये 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक है। ट्रैक्टिव फोर्स लगभग जो एक्सेलरेशन रेट है वो अभी 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, और ये काफ़ी जर्कलेस है ये गाड़ी। और टेंसाइल achieve a uniform full service braking across the whole speed range from 0 to 160 kmph. The full service brakes are not achieve deceleration of greater than 1 meter per second square at any speed. किसी भी स्पीड पे ये मतलब एक मैक्सिमम हो सकेगा, है ना। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात है कि दो वर्किंग के दौरान ये लगभग 30-30% तक ये जो पावर यूज करता है टोटल, उसका 30% तक ये फिर से OHV को भी फीड कर लेता है। जो RB का कैरेक्टरिस्टिक्स है रियोस्टेट ब्रेकिंग के दौरान, कि जो ब्रेक के मतलब ट्रैक्शन के दौरान जितना पावर कंज्यूम हुआ, लगभग उसका 30% ये फिर से OHV को फीड करके एनर्जी सेव भी करता है ना। अच्छा, इसमें बेलनर ब्रेक का सेमी परमानेंट कपलर है, और इसका हाइट रेल लेवल से 940 mm होता है। इसमें जो हालांकि फ्रंट और लास्ट में, रियर में, वहाँ नॉर्मल जो CBC लगाया गया है, क्योंकि अगर कोई फेलियर के केस हो तो वहाँ दूसरा लोको आएगा, उसमें CBC रहेगा। तो CBC और नॉर्मल जो CBC का हाइट है 1105 mm, तो वो फ्रंट और लास्ट में नॉर्मल CBC रखा गया है, उसका हाइट 1105 mm ही है, 1105 mm। लेकिन नॉर्मल जो माने BTC का सेकेंड इंड से लेके लास्ट BTC का रियर इंड तक, ये सबका जो कपलर हाइट होगा वो 940 mm का रहेगा। अच्छा, इसका लगभग जो राइडिंग इंडेक्स हम लोगों ने कहा ये 3.5 तक होता है, और 16 कार के लिए 351 टनेज है। रेल लेवल से इसकी हाइट 203 mm है। नॉइज लेवल भी जो लगभग 60 डेसिबल के आसपास ये कंट्रोल मैनेज करता है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये 60 डेसिबल तक मेंटेन कर पाता है नॉइज का लेवल। अच्छा, ये पेंटोग्राफ में जो ऑटो ड्रॉप फंक्शन है ना, ऑटो ड्रॉप फंक्शन होता है। अगर वो पेंटोग्राफ एक हाइट से ज़्यादा अगर उठने का प्रयास करे तो वो यहाँ उसको रोकने के लिए ORD और ADD फंक्शन फीचर्स दिए गए। ब्रेकिंग सिस्टम इसका यूनिक है, नॉर्मल से हट के इसमें इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग है पहला, जो यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल के आधार पे, माने TCMS के इंस्ट्रक्शन के आधार पे जो न्यूमेटिक ब्रेक भी लगाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक माने ये RB है, रियोस्टेट ब्रेकिंग जिसको कहते हैं। इसमें लगभग 6 तरीके के ब्रेकिंग सिस्टम है। तो एक RB हो गया, फिर इसमें प्रोविजन ऑफ स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस ब्लेंडिंग ऑफ EP एंड रीजनरेटिव ब्रेक, मतलब ये EP इलेक्ट्रोन्यूमेटिक और रीजनरेटिव ब्रेकिंग दोनों का कोऑर्डिनेशन भी के द्वारा ये इसी को ब्लेंडेड माने दोनों को मिक्सचर इसमें यूज किया जाता है। माने कि सबसे पहले गाड़ी को प्रयास किया जाएगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग से कंट्रोल हो जाए, और अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग से पूरी कंट्रोलिंग नहीं होती है तो ये TCMS डिसाइड करेगा कि कितना न्यूमेटिक प्रेशर भेजा जाए ताकि गाड़ी कंट्रोल हो जाए। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रोन्यूमेटिक और रीजनरेटिव ब्रेकिंग दोनों के मिक्सचर से इस गाड़ी को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा फेल सेफ जिसको कहते हैं
इलेक्ट्रोन्यूमेटिक फ्रिक्शन इमरजेंसी ब्रेक। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो ऐसे में इलेक्ट्रोन्यूमेटिक फ्रिक्शन इमरजेंसी ब्रेक होता है जो न्यूमेटिकली क्विक एक्शन के साथ गाड़ी को कंट्रोल करे। साथ ही फुल्ली, ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक था, इसके अलावा फुल्ली न्यूमेटिक ब्रेक भी है जो बीपी के द्वारा डायरेक्ट एक्शन में आके गाड़ी को कंट्रोल करता है। वैसे ही जो कन्वेंशनल लोकोज में पार्किंग ब्रेक का कॉन्सेप्ट होता है, ये पार्किंग जो हैंड ब्रेक का कॉन्सेप्ट होता है, हैंड ब्रेक के जगह पे यहाँ पार्किंग ब्रेक्स लगाए गए हैं। इसमें एक और बात है, एक और इसमें इसका यूनिक फीचर है जिसके तहत मतलब जैसे अगर हम लोग गुड्स में देखते हैं, गुड्स में ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम कितना प्रेशर जाता है? वैगन के केस में ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम प्रेशर कितना जाएगा? बहुत सुंदर, 3.8 kg/s²। LHB में मैक्सिमम प्रेशर कितना जाएगा ब्रेक सिलेंडर में? 3 kg जाता है। बहुत सुंदर। लेकिन यहाँ एक यूनिक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो जर्क फ्री होने में काफी मदद करता है कि जैसे अगर LHB कोच में, हर कोच में जो प्रेशर है वो 3 kg मैक्सिमम जाएगा, लेकिन यहाँ TCMS को, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, इसको भी कंट्रोल करता है कि किस कोच में कितने पैसेंजर्स हैं और मतलब उसका वेट कितना है, कितना लोड है। एज पर लोड यहाँ ब्रेकिंग होता है। इसका मतलब यह हुआ, जैसे गुड्स में जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखते थे कि अगर इम्प्टी है, जैसे आप देखेंगे DMBS सिस्टम में कि अगर इम्प्टी गाड़ी है तो उसमें 2.2 kg/s² प्रेशर भेजा जाता था। जब लोड है तो लोड में ज़्यादा कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, वहाँ मैक्सिमम 3.8 kg/s² प्रेशर भेजा जाता था। तो यहाँ वंदे भारत भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि जहाँ जो गाड़ी, जो कोच इम्प्टी है उसमें कॉम्पैरेटिवली कम ब्रेकिंग की जरूरत है। जो कोच लोडेड है, जिसमें पैसेंजर्स पूरा है बैठा, उसमें उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, उसमें ब्रेकिंग की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो कॉम्पैरेटिवली उस कोच में ब्रेकिंग ज़्यादा लगाया जाएगा। इवन यहाँ जो एयर बेलो लगाए गए हैं उसके साथ ही सेंसर अटैच होता है और एक कोच में ही अगर फ्रंट और रियर में पैसेंजर्स के नंबर में वेरिएशन है तो वहाँ भी उस ब्रेक सिलेंडर में, उस यूनिट में भी ब्रेकिंग कॉम्पैरेटिवली कंट्रोल किया जाएगा। मतलब जहाँ ज़्यादा लोड है उसमें ज़्यादा ब्रेकिंग और जहाँ कम लोड है उसमें कम ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मतलब ये जर्क फ्री ऑपरेशन के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कि जितनी आवश्यकता है उतनी ही ब्रेकिंग किया जाए ताकि पैसेंजर्स को कंफर्ट मिल सके। ठीक है, तो ये वंदे भारत के सेशन को हम लोग यहीं भी करते हैं।